इन्होंने मुझे जेल में वहां रखा जहां ये जो जयपुर में बम ब्लास्ट किया, जिन्होंने मंदिरों में बम ब्लास्ट किया, जिसमें लगभग 71 लोग तो मर गए थे और कई अपंग हो गए। आज भी कई फैमिलीज है, सैकड़ों फैमिलीज है जिनको उनके साथ सिक्योरिटी वार्ड होता है ना, सेल बनी होती है। इन्होंने कहा गोवर्धन सिंह को उन आतंकवादियों के साथ रखो, तो उन्होंने मुझे उन आतंकवादियों के साथ रखा। और ये वो आतंकवादी थे जिन्होंने मंदिरों में बम विस्फोट किए और अशोक गहलोत ने उनमें पैरवी के अभाव में वो बरी हो गए, घर चले गए आतंकवादी। ऐसा कहते हैं कि गोवर्धन सिंह के खिलाफ झूठे मुकदमे करने का इनाम उसको पहले तो आरपीएससी मेंबर बनाकर दिया गया और उसके बाद उसको आरपीएससी चेयरमैन बनाया गया, और चेयरमैन बनने के बाद वो पेपर चोरी करते हुए पकड़े गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ एसयूजी में, और आज भी उनके खिलाफ वो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। 8 महीने बाद जब मैं हाईकोर्ट के माध्यम से वापस आया तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कोई और व्यापार शुरू करूं या उसी व्यापार को आगे बढ़ाऊं, दोबारा करूं नए सिरे से। मुझे लगा कि अब ये पॉलिटिशियन या भ्रष्ट पुलिस या अन्य भ्रष्ट लोग जो चाहे कहीं संस्थान बैठे हों, वो मुझे व्यवसाय तो नहीं करने देंगे। तो फिर मैंने एलएलबी की पढ़ाई करी। एलएलबी की पढ़ाई करके मैंने काला कोट पहना। ये लोग दबी जुबान बात करते हैं, आपके सामने तो कोई नहीं बोलता। आप जब जाते हो तो आपका बड़ा आवभगत होता है, वो बड़ा स्वागत करते हैं। वही लोग पीछे से कहते हैं ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ऐसा क्यों? तो इन्होंने मेरे घर पर खड़ी मेरी टाटा सफारी वो उठा ले गए और मुझे मेरी ही टाटा सफारी की चोरी में मुलजिम बना दिया। अच्छा, फिर उसके लिए आज तक माफी मांगते घूम रहे। जिन्होंने उठाई थी ना, उसमें कई सारे पुलिस वाले थे, उसमें एक पुलिस वाले के खिलाफ अभी इन्होंने चार्जशीट देकर कार्रवाई करके भी बताया हाईकोर्ट को और मानवाधिकार आयोग को। आप कल्पना करिए, हाईकोर्ट जज का स्पष्ट आदेश, इसके बावजूद बीकानेर के मजिस्ट्रेट उन सब मुकदमों को रीओपन करके फाइलें लौटा रहे थे पुलिस को, और वही मजिस्ट्रेट मुझे पीसी और जेसी में रख रहे थे। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर तो उस फाइल में लगा हुआ था। अगर कोई न्यायिक व्यक्ति या कोई वकील या काले कोट वाला व्यक्ति या मजिस्ट्रेट जज देख रहा है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है और सबको समझ में आया हुआ था। अशोक गहलोत जब झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था, पुलिस भी तड़प रही थी, तो जो भी कुछ झूठा मुकदमा ले आओ कर देंगे। तो पुलिस ढूंढ के लाई, साहब मर्डर का मुकदमा हो रहा है। अरे बोले मर्डर का मुकदमा हो रहा है, तुरंत करो भाई। और मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज हो गया, उसका मर्डर जो जिंदा है, इस मुकदमे जिंदा है। हाँ जिंदा है। सफलता आप किसको कहोगे? आपको 9 महीने अंदर रखा, आपका ऑफिस सीज किया गया, आपका घर टूटते टूटते बचा। मैं ठीक कह रहा हूं? आप ठीक कह रहे हैं। तो आप सफलता किसको कहोगे? अच्छा, आप कब जीतोगे अलग बात है, आपको तो उन्होंने काम लगा के छोड़ दिया। अब वो नमित मेहता बीकानेर में जमीनों के धंधे करने लग गया था और अनगिनत भ्रष्टाचार कर रहा था, तो ये सारी बात जनता को पता चल गई। तो उसको लगा कि नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि मेरी रीच लोगों तक ज्यादा है, मेरी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो उसने बीकानेर के एक पत्रकार कहा, यार कुछ जातियों से मेरा सम्मान कराओ। तो वो पत्रकार जी उनके खास बनते थे या क्या थे मुझे पता नहीं, वो जातियों के लोगों को बुला रहे थे और आओ, दो लोग आ रहे थे, सम्मान कर रहे थे नमित मेहता जी का। और जिस सम्मान किया, जैसे 2 लोगों ने सम्मान किया, एक जाति के व्यक्ति ने, उसमें से एक को पिस्टल लाइसेंस दे दिया। पुलिस कस्टडी में आपके साथ जब टॉर्चर हुआ तो ऐसा एक बात और चलती है कि उस समय वीडियो बनाए गए आपके। आप मुझे बताइए कि मेरे को जो टॉर्चर किया गया, इससे सबसे ज्यादा खुश होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उसमें अशोक गहलोत मिलेगा, डीजीएमएल लाठर मिलेगा, एमएस सिंघवी मिलेगा, या और कोई जो भ्रष्टाचारी, बड़े भ्रष्टाचारी मिलेंगे। अब मुझे टॉर्चर किया तो उनको पता कैसे चलेगा? तो उनको, मेरे को टॉर्चर करते समय वीडियो या फोटोज जो बना करके अपने आकाओं को भेजेंगे, तभी तो वो खुश होंगे, तभी तो उनको फील्ड पोस्टिंग मिलेगी। जिन जिन ने टॉर्चर किया अशोक गहलोत, तो सबको फील्ड पोस्टिंग दी, बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग दी। राजस्थान के क्रांतिकारी वक्ता, जो संयोग से अधिवक्ता भी है, जिन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार व अन्याय को खत्म करने का बीड़ा उठाया, इनकलाब का नारा बुलंद किया, सोचा बहुत कुछ बदल दूंगा, लेकिन यह सब इतना आसान कहां था। बेशक इरादे बहुत नेक थे, लेकिन यह नेक की लड़ाई इतनी कष्टदायी और दर्दनाक होगी, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। बिना कोई अपराध किए 121 दिन की सख्त पुलिस रिमांड से गुजरे और 154 दिन जेल में जबरदस्त टॉर्चर किया गया, लेकिन टूटे नहीं। शायद जनता को मालिक मानने वाले इस अधिवक्ता को पता था कि मेरे इस कदम से प्रदेश में शीर्ष सत्ताधीश नेता नाखुश होंगे, ताकतवर लोगों से दुश्मनी होगी, नौकरशाह की आंखों की किरकिरी बनूंगा, अपराधियों का निशाना बनूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा और हिंद की जय करूंगा। इस विभूति का नाम है एडवोकेट गोवर्धन सिंह।
नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। गोवर्धन सिंह जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अशोक गहलोत से आपकी इतनी क्या मित्रता है? ऐसी कौन सी मित्रता है जो 8 से 13 के बीच बहुत सारे मुकदमे किए, 18 से 23 के बीच उन्हीं मुकदमों की संख्या बढ़कर के 46 हो गई? सही कह रहा हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अशोक गहलोत ने 2010 में जो फॉल्स केसेस दर्ज किए थे, उसके लिए सरकार, पुलिस आज तक हाईकोर्ट में, मानवाधिकार आयोग में माफी मांगती घूम रही है और यह भी इंफॉर्मेशन दे रही है मानवाधिकार आयोग में कि हमने उन सब पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन कर दिया। वही परिवादी, वही कंटेंट, वही ड्राफ्टिंग और वो सारे काम वापस 2022 में अशोक गहलोत करता है। आप मुझे बताइए, कोई मुख्यमंत्री मेरे द्वारा पैरवी किए जाने वाले मुकदमे में जेल जाना चाहता है क्या? नहीं चाहता ना। तो 2022 में करने का तो कारण यह था। 2010 में जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैंने एसीबी में मुकदमे कराए, लोगों की जमीनें चली गई, जो कुछ लोग जेल चले गए, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, कुछ लोगों को और भी बहुत कुछ भ्रष्टाचारियों को झेलना पड़ा। उनके साथ अगर अशोक गहलोत खड़ा होता तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। आपके माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी पता है कि ये जो भ्रष्टाचारी है, इनके दम पर ही अशोक गहलोत कुछ था। और इस बार तो जनता ने भी मान लिया कि इन्होंने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। यानी जो एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करता है, इन्होंने हर एक विधानसभा में एक एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के लिए अलग अलग छोड़ दिया। और उन विधायकों ने, मंत्रियों ने जो दृश्य दिखाया जनता को, जिसकी मुझे लगता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अशोक गहलोत की मित्रता या शत्रुता जो भी है, मुझे एक बात पता है कि भ्रष्टाचारियों से उनकी मित्रता है और कोई भी ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को नंगा करेगा उससे उसकी शत्रुता है, जिसमें एक आप शामिल हैं। ऐसा कह सकते हैं। आप जैसे और भी होंगे राजस्थान में। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का गर्व है कि राजस्थान का हर एक भ्रष्टाचारी, चाहे वो पुलिस में है, चाहे प्रशासन में है, चाहे जुडिशरी में है, चाहे कहीं अन्य व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति से सर्वाधिक नफरत करता है तो वो मैं हूं। इस बात का मुझे दुख नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन इसके उलट राजस्थान का हर एक नागरिक जो कहीं चाहता है व्यवस्था ठीक हो, जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, जो ईमानदारी से काम कराना चाहता है, वो सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए इस बात का दुख नहीं है मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात की खुशी है। आपके खिलाफ पहला मुकदमा कौन सा हुआ? ये 2010 की बात है, जो एक दमन चला मुकदमों को लेकर के, ये 2010 की बात है। उस समय आपके खिलाफ पहला मुकदमा कौन सा हुआ? मुकदमा 2010 में दर्ज हुआ 24/2010 नया शहर पुलिस थाना। उसमें आपको हंसी आएगी, जो लोग देख रहे हैं आपका माध्यम से उनको भी हंसी आएगी। उसमें एक आदमी जिसके भ्रष्टाचार की शिकायत मैंने एसीबी में, पुलिस में अलग अलग जगह पर करी थी, वही व्यक्ति कहता है गोवर्धन सिंह गुंडा है, बदमाश है, भूमाफिया है, इनकम टैक्स नहीं भरता है, इसके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई करें। बस इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं, कोई लाइन नहीं उसमें। ये मेरे खिलाफ पहला मुकदमा था और मुझे लगता है कि ऐसा मुकदमा किसी वकील ने, छोड़ो किसी जनता ने आज तक सुना ही नहीं होगा। गुंडा एक्ट में कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को एप्लीकेशन दी जाती है, कलेक्टर से एसपी के पास जाती है और एक महाभ्रष्ट एसपी, जिसको सब जानते हैं, अभी तो दैनिक भास्कर में, पत्रिका में, मीडिया में बहुत चला कि वो एसपी कर्नाटक में जब डेपुटेशन पे गया था तो सोना चोरी के मामले में अभी उसके खिलाफ वहां कर्नाटक में जांच चल रही है। यहां पर नागौर एसपी रहते हुए उसने अनगिनत भ्रष्टाचार किया सरपंचों के खिलाफ मामले में, और यह सभी मामला भी उसके खिलाफ जांच चल रही। शायद हो सकता है उसको सरकार बर्खास्त भी कर दे। अच्छा, वही एसपी है जिसने वो इनकम टैक्स नहीं भरता, इसकी एफआईआर दर्ज कर ली, जुर्म प्रमाणित कर दिया। वो अलग बात है, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और वो सब चीजें खत्म हुई। 2010 में तो एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जिस पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई हो, कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई हो और यह नहीं कहा हो कि इसमें इन्वेस्टिगेशन दोबारा नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि 2022 में बहुत सारी ताकत एक साथ हो गई थी, उसमें फिर उस ताकत ने मिलकर के वो दृश्य दिखाया जो कानून वानून सबको धत्ता बता दिया। 2022 पर हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले 2010 पे करते हैं। उस समय टोटल कितने मुकदमे हुए आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ 2010 और उसके बाद थोड़ा और मिला लो 11 में एक दो हुए थे अशोक गहलोत के सब कार्यकाल में जी।
लगभग 13 मुकदमे उन्होंने दर्ज किए थे। एसपी कौन था उस समय? एसपी जब दर्ज हुए थे तब तो था राघवेंद्र सुहासा, जिसकी आप अभी बात कर रहे मैं हैं। जिसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद विधानसभा में प्रश्न उठा 25 मार्च 2010 को। राजेंद्र राठौड़ उस समय बीजेपी में होते थे, उन्होंने प्रश्न उठाया था। देवी सिंह जी भाटी यहाँ के एमएलए होते थे। वो दोनों मेरे जब शून्यकाल में प्रश्न उठा तो उसके बाद दोनों के बीच में तनातनी हो गई, और तनातनी होने के बाद मामला कुछ बैठ नहीं पाया। गृह मंत्री शांति धारीवाल था, उसने भी विधानसभा में उसको प्राणवायु मिल गई, तो वो चीजें शोर मचमचाकर घंटे सवा घंटे की बहस थी। लेकिन उस पूरे विषय के बाद राजस्थान में बहुत ज्यादा शोर मचा, तो उस एसपी को हटा करके उससे भी ज्यादा भ्रष्ट एसपी हबीब खान गौरान, जो बाद में आरपीसी चेयरमैन रहा, उसको लगा दिया गया। तो जितने गलत काम उसने किए थे उसके बाद उससे दुगना तिगुना गलत काम करके हबीब खान ने उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, क्योंकि हबीब खान वह व्यक्ति था जो अशोक गहलोत का सबसे निकट व्यक्ति था। उसको यही काम देख करके बीकानेर में एसपी लगाया गया था कि आप गोवर्धन सिंह के खिलाफ झूठे मुकदमे करना, कार्रवाई करना, तो उसने किया। उसी का इनाम था आरपीएससी चेयरमैन। शायद ऐसा कहते हैं कि गोवर्धन सिंह के खिलाफ झूठे मुकदमे करने का इनाम उसको पहले तो आरपीएससी मेंबर बनाकर दिया गया, और उसके बाद उसको आरपीएससी चेयरमैन बनाया गया, और चेयरमैन बनने के बाद वो पेपर चोरी करते हुए पकड़े गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ एसयूजी में, और आज भी उनके खिलाफ वो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, वो अभी विचाराधीन है? हाँ, एसपी साहब जो आरपीएससी चेयरमैन थे, उनके खिलाफ वो मुकदमा विचाराधीन है। बीच में उन्होंने फरारी भी काटी, जैसा उन्होंने मुझे कटवाई थी कोई जमाने में, बाद में उन्होंने भी फरारी काटी। तो 2010 की जो आप बात कर रहे हैं, उसके बाद 22 की भी एक बात बीच में जोड़ के बताता हूं आपको। 2022 में जो उसने खेल किया अशोक गहलोत ने, उससे पहले एक दिन, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए भी मैं कभी कस्टडी में नहीं रहा। ये सारा खेल जो 2010 में किया था, वो हाईकोर्ट ने इनको मतलब उसमें मुंह की खानी पड़ी, इनको माफिया मांगनी पड़ी। ये आज तक शर्मिंदा हुए नहीं हुए अलग बात है, लेकिन उनको आज तक इस बात का दंड भुगतना पड़ रहा है, अशोक गहलोत को, उससे जुड़े हुए एसपी को, उससे जुड़े हुए पुलिस वालों को, और उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर करके बता रहे हैं साहब हमने गलत किया था, हमने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन कर दिया है। लेकिन 2022 से पहले मैंने कभी ये कस्टडी नहीं देखी थी, तो 2022 में तो देखनी लाजमी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल जा रहा था, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर किया एफआईआर का। तो सरकार पहली बार कह रही हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे और अनुसंधान नहीं करेंगे। तो अब वापस 2010 पे वापस बात कर लेते हैं। तो 2010 में आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इनको गिरफ्तार करना नहीं था, या आपको पहले कोई आइडिया हो गया था भाई मुझे गिरफ्तार करेंगे? हाँ, मुझे चूंकि मेरे पुलिस में ऐसा कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे संबंध है, बहुत सारे लोगों से संबंध है जी। पुलिस में। निचला वर्ग जो जिसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट सर्विस के, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, ऐसा कहते हैं कि ये पूरा वर्ग किसी एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा पसंद करता है, तो वो मैं माना जाता हूं, क्योंकि शायद मैं निचले लोगों के लिए ठीक ठाक से आवाज उठाता हूं, उनके हितों की रक्षा के लिए। और चाहे पुलिस की बात नहीं है, आप तो सामान्य और कर्मचारी भी मिलेगा, सरकारी कर्मचारी तो ईमानदार है तो मेरे से खुश मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा भी व्यक्ति जो ठीक ठाक है वो मुझे ठीक पसंद करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो उस समय आपको सूचना मिल गई थी? हाँ, सूचना मिल गई थी, और मैं फरार हो गया था, और फिर इनको मैं मिला नहीं, और तब तक नहीं मिला जब तक हाईकोर्ट ने सब मुकदमे जो है ड्रॉप नहीं कर दिए, या स्टे नहीं कर दिए, या इनके खिलाफ कार्रवाई वापस शुरू नहीं कर दी, तब तक इनको नहीं मिला था। फिर जब हाईकोर्ट ने मुझे फ्री कर दिया था, मैं आ गया वापस। कितने समय फरार रहे आप? मैं लगभग 8 महीने उस समय 2010 में फरार रहा। नुकसान तो इन्होंने बहुत सारे कर दिए थे, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं मन में था कुछ अच्छा करने का, तो शायद इसलिए मैंने परवाह नहीं की। और उसके बाद फिर मैं हिंद की जय के काम में वापस लग गया 2010 के बाद। उसके परिणाम मुझे लगता है जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, और शायद आपके माध्यम से जो अन्य लोग देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं चीजों को। 2010 से पहले आप व्यापारी थे? हाँ। उसके बाद में आपने एलएलबी करी और वकील बने। उस घटना से आपको व्यापारिक नुकसान हुआ? हाँ, मेरा व्यापार पूर्णतः चौपट हो गया। मेरे पास टेलीकॉम का कुछ काम था, राजस्थान पंजाब दोनों स्टेट में, बहुत बड़ा काम था, सैकड़ों कर्मचारी थे मेरे। अच्छा। और ऐसा कहते हैं टेलीकॉम उस समय शुरू में आया था, और हम लोग ने शुरुआती दौर के जो लोग थे उनमें थे, तो हम लोगों ने उस लिहाज से ठीक ठाक तो क्या, और बढ़िया कहना चाहूंगा, बढ़िया काम किया हमने। उसके बाद जब 2010 में अशोक गहलोत ने ये पूरा षड्यंत्र रचा, तो उस दौरान मेरे बैंक अकाउंट सील कर दिए, मेरी फर्म के, मेरे परिवार के सब बैंक अकाउंट सील कर दिए। हालांकि इस बात के लिए अब तक माफिया मांगते घूम रहे, वो अलग बात है।
उस बैंक अकाउंट के सील करने से मेरा व्यापार एक झटके में चौपट हो गया था और मुझे लगता है इनका प्लान भी यही था कि एक बार इसको इतना नुकसान कर दो जिसकी कोई हद नहीं, तो वो व्यापार चौपट हो गया था। अब 8 महीने बाद जब मैं हाईकोर्ट के माध्यम से वापस आया तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कोई और व्यापार शुरू करूं या उसी व्यापार को आगे बढ़ाऊं, दोबारा करूं नए सिरे से। मुझे लगा कि अब ये पॉलिटिशियन या भ्रष्ट पुलिस या अन्य भ्रष्ट लोग जो चाहे कहीं संस्थान बैठे हों, वो मुझे व्यवसाय तो नहीं करने देंगे। तो फिर मैंने एलएलबी की पढ़ाई करी। एलएलबी की पढ़ाई करके मैंने काला कोट पहना और काला कोट पहन करके और मुझे लगता है कि मैंने पूरी ताकत लगाई कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सच में एक्शन हो, जनता को सच्चाई पता लगे, जनता को उनकी ताकत पता चले। इसके अलावा काले कोट का हमारा जो ऑफिस था, मेरा जो लॉ चैम्बर था, शायद राजस्थान का एकमात्र चैम्बर होगा जहां पर 40% से ज्यादा मुकदमे फ्री में लड़े जाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के मुकदमे, किसी गरीब पीड़ित के मुकदमे, ये सब मुकदमों में हमारा चैम्बर सर्वाधिक ताकत के साथ लगता है, लड़ता है और जनता को अवेयर भी करता है। एक 2010 की एक घटना है, आपके पास सफारी गाड़ी हुआ करती थी, पुलिस ने यह कहकर उठा ली कि ये गाड़ी चोरी की है, ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। क्या घटना थी वो? घटना कुछ नहीं, मेरे जब ये दमन चक्र चला 2010 में, तो इन्होंने मेरे घर पर खड़ी मेरी टाटा सफारी वो उठा ले गए और मुझे मेरी ही टाटा सफारी की चोरी में मुलजिम बना दिया। अच्छा, फिर? उसके लिए आज तक माफी मांगते घूम रहे। जिन्होंने उठाई थी ना, उसमें कई सारे पुलिस वाले थे, उसमें एक पुलिस वाले के खिलाफ अभी इन्होंने चार्जशीट देकर कार्रवाई करके भी बताया हाईकोर्ट को और मानवाधिकार आयोग को। लेकिन वो तो अशोक गहलोत है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के काटे हुए मुझे लगता है अनगिनत लोग आपको राजस्थान में मिल जाएंगे, उनमें से एक मैं भी हूं। तो अशोक गहलोत झूठे मुकदमों का मास्टर आदमी था। अब मुझे नहीं, आपके स्टूडियो, आपका तो बहुत बड़ा स्टूडियो है, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े ऑफिसर आपके पास आते हैं, उनसे पूछिएगा। हर एक व्यक्ति जानता है कि वह पुलिस का और संस्थाओं का दुरुपयोग करने में इससे मास्टर आदमी आज तक भारत में नहीं हुआ और उसको आता ही यही है। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन कोर्ट को जरूर ये बात लगती है कि साहब मेरी ही टाटा सफारी मेरे ही घर में खड़ी ले गए और उसको चोरी मुलजिम बना दिया मेरे कोई, और चोरी मुलजिम बनाकर बाद में कह दिया साहब ये तो लावारिस खड़ी थी। कहां, घर में? हाँ, घर में लावारिस बता दी। और वो चलो लावारिस बता दी, तो लावारिस बताने के बाद कानून के अनुसार 6 महीने में इस्तीगासा पेश करना पड़ता है, लावारिस गाड़ी है, वो भी पेश नहीं किया। तो ये तो लूट की घटना मानी है। एक एडीजी है, अभी भी है राजस्थान पुलिस में, विशाल बंसल जी, उन्होंने जांच करके माना कि ये गाड़ी 100% अवैध तरीके से लेके जाई गई, तो ये अपराध है, ये तो लूट है प्योर। आप वर्दी में तो क्या लूट नहीं कर सकते? कर घर सकते हैं। में खड़ी गाड़ी को लेके गए और उन्होंने बताया, पहले तो बताया कि ये चोरी की है और फिर हाँ। बता दिया लावारिस है। हाँ, जब उनको पता चला कि गाड़ी आपकी है, पता था। वो तो क्या है कि उन अशोक गहलोत उनके साथ था, मुख्यमंत्री, एसपी उनको करवा रहा था काम। तो ये तो बेचारे क्या, पुलिस में बड़ा मुश्किल काम है ये। बेचारे क्या है, पोस्टिंग के लिए और अन्य कामों के लिए दबे रहते हैं, और पोस्टिंग के दौरान पुलिस वालों को क्या क्या फायदा होता है मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, उस समय अखबारों में खूब खबरें आई आपको लेकर के। अभी मैं देख रहा था तो एक खबर मेरे सामने आई कि आपने बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग करी और उसमें आपके खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए मिले। आपकी बात में इसका जवाब है। मैंने बताया कि मैं बिजनेस में था, ठीक ठाक सा मेरा व्यवसाय था। आपकी बात में जवाब यह है कि आप कह रहे हो मेरे बैंक खातों में पैसे थे, खबर में भी यही है। मुझे बताओ, कोई भी गुंडा, बदमाश, भूमाफिया, ब्लैकमेलर या कोई हिस्ट्री अवैध काम करके पैसा बैंक खाते में डालेगा या मटके में दबाकर कहीं जमीन में दबाएगा? अगर मैंने कोई अवैध काम किया होता या मान लो मैंने कोई पैसे मेरे अवैध खाते में होते कभी भी, तो क्या इनकम टैक्स स्क्रूटनी करके मेरे पर जुर्माना नहीं लगाता? क्या नहीं लगाया? आज तक तो नहीं लगाया। 1 रुपये का जुर्माना मेरे पर आज तक इनकम टैक्स नहीं लगाया। ये सारी कहानियां रची हुई अशोक गहलोत की और उसके दरिंदे पहरेदारों की, और उन कहानियों में वो पत्रकार शामिल हुए, दोबारा बोलता हूं, वो पत्रकार शामिल हुए जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मेरी एफआईआर, यानी मैं कंप्लेनेंट हूं और उनके भ्रष्टाचार को उजागर करके मैंने बताया, वही लोग छाप रहे हैं। तो मीडिया, अशोक गहलोत, उसकी पुलिस, ये सब लोग 2010 में पार्टनर रहे। आपने मीडिया में वो खबरें भी पढ़ी होगी, राजस्थान पत्रिका और अन्य अखबारों में, जिसमें कहा है कि गोवर्धन सिंह सूचना मांगने की और भ्रष्टाचार उजागर करने की कीमत चुका रहा है। ये भी 2010 में खबरें थी। बिल्कुल पढ़ी ये भी। तो वो भी खबरें थी। तो
समाज में सब प्रकार के लोग हैं। हमारे में से ही ये लोग मीडिया पर्सन बनते हैं, हमारे में से ही ये पॉलिटिशियन बनते हैं, हमारे में से पुलिस वाले बनते हैं, हमारे में से जुडिशरी में जाते हैं। तो आप ये तय मानिएगा जैसे हम हैं ये से वैसे वो लोग मिलेंगे समाज में। जैसा है तो समाज में भ्रष्टाचारी है तो ये भी भ्रष्टाचारी है। तो वो सारे लोग भयाक्रांत थे कि यह लड़का कहीं ना कहीं हमको बर्बाद करेगा, तो इसको पूरी ताकत के साथ दबाओ, मिटाओ इसको, ताकि जनता को बता नहीं दे सच्चाई। ये लोग दबी जुबान बात करते हैं, आपके सामने तो कोई नहीं बोलता। आप जब जाते हो तो आपका बड़ा आवभगत होता है, वो बड़ा स्वागत करते हैं। वही लोग पीछे से कहते हैं ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ऐसा क्यों? देखिए, आपने कभी आरटीआई कानून का अगर इस्तेमाल किया है और इस भारत में किसी ने भी आरटीआई कानून का इस्तेमाल किया है तो वो उसी दिन से ब्लैकमेलर हो जाता है। पहली आरटीआई लगाई आप 10 रुपए खर्च करके, उसी दिन ब्लैकमेलर हो, क्योंकि उस आरटीआई से किसी बड़े व्यक्ति का या छोटे व्यक्ति का भ्रष्टाचार खुलता है और उस भ्रष्टाचारी को डर लगता है। आप मानिएगा कि आप जिसकी आरटीआई लगा रहे हैं और वो चाहता है कि भाई मेरे को जेल नहीं जाना है, तो आपको मैनेज करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा मैनेज, तो सबसे पहले लाइन बोलता है साहब ब्लैकमेलर है। अगर मैंने किसी को भी 1 रुपया भी मैंने किसी से ब्लैकमेल करके लिया होता, आपको मैं कहता हूं, और आपके माध्यम जितने लोग देख रहे हैं उनको भी कहता हूं, क्या कहता हूं, आप पूछिए कि साहब मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, एक आदमी बताओ जिसने गोवर्धन सिंह को 1 रुपया दिया। अशोक गहलोत भी नहीं निकाल पाया। एक व्यक्ति 46 मुकदमे करके भी अशोक गहलोत ये बता नहीं पाया जनता को कि साहब इससे 1 रुपया लिया था। अशोक गहलोत किनको लेकर आया? जिनके खिलाफ मेरे एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर है, और कहा गोवर्धन सिंह ने इसको पिस्टल दिखाई, ये गोवर्धन सिंह पाकिस्तान का एजेंट है, गोवर्धन सिंह ने नकली नोट छापे, गोवर्धन सिंह ने लूट की घटना की, ये काम किए उन्होंने। तो आप जब भी कोई अच्छा काम करने चलते हो, कोई देशभक्ति काम करने चलते हो, आजादी से पहले भी ऐसा होता था कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे में या बिना किसी मुकदमे गिरफ्तारी करके ये सब काम फैलाते थे, साहब ये तो गुंडे हैं, बदमाश हैं। तो मेरा बताइए तो सही, गुंडे बदमाशी मैंने कहां करी? नहीं, अभी जब आपको गिरफ्तार किया 2022 में, तब अजय पाल लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा कि गोवर्धन सिंह के खाते सीज किए हैं हमने और खूब सारे पैसे हैं उसमें, ऐसा बोला उसने। आप अजय पाल लांबा का वो वीडियो, मैं जब जेल से बाहर आया तो शायद उसने खुद ने डिलीट करवा दिया, तो मुझे पता नहीं, मुझे मिल नहीं रहा कहीं पे भी। अजय पाल लांबा से एक दिन बुलाकर आप प्रश्न करिए कि साहब वो एक बार हमको दिखाओ तो सही, वो खाते पैसे कहाँ हैं। मैंने तो आरटी एक्ट में मेरे बैंक से पूछा कि साहब मेरे खाते, ये तो सारी खबरें आई है अखबारों अरे में, वो चलो वीडियो डिलीट कर दिया होगा। मैं बता रहा हूं आपको, यही बताना चाह रहा हूं आपको। 2022 में थोड़ा 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा जोड़ देता हूं आपको जी। पुलिस ने इतनी सब बकवास अखबारों के माध्यम से करी, कभी बताया क्या कि हमने इसके खाते सीज कर दिए? मेरे पास आरटीआई में सूचना ली हुई पड़ी है, वो कहते हैं कि हमने कभी आपके बैंक खाते सील ही नहीं किए, आरटीआई में लिया हुआ पड़ा है। ये झूठ बोलते रहे, ये दरिंदे पहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। अरे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आप सही करें, लेकिन उनसे पूछो कि तुम खाते बताओ तो सही जनता को कि ये खाते थे और इन खातों को हमने सील किया और उसमें इतना पैसा मिला, आज तक तो नहीं बताया। अच्छा, आपने आरटीआई से ले ली? ले लिया आरटीआई में कि आपका कोई खाता सीज नहीं, कोई खाता सीज नहीं किया। आरटीआई में मुझे सूचना मिली हुई है, और अगर खाते सील किए तो बताओ सही उसमें इतना पैसा मिला और हमने इतना जब्त कर लिया और ये इस अवैध काम से था, आज तक तो नहीं बताया। आपको आज तक पता नहीं चला, आप भी ठीक ठाक से देखने वाले लोग हैं। इस बार इन्होंने क्या किया, पिछली बार इनसे चूक क्या हुई कि न्यायपालिका में ये लोग ढीले कमजोर रह गए थे 2010 में जी। इस बार इन्होंने न्यायपालिका का एक व्यक्ति जोड़ा जिसका नाम है एमएस सिंघवी, जो एडवोकेट जनरल है। और इस राजस्थान में मुझे लगता है कि आप किसी एक व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति की बात करो न्यायपालिका में, यह वह व्यक्ति है जिसको अशोक गहलोत ने 1 करोड़ रुपया महीने का राजकोष से पेमेंट किया एमएस सिंघवी को। अच्छा, कैसे? देखिए, जब अशोक गहलोत इस बार मुख्यमंत्री बने जी, तो सरकारी वकीलों को ठीक ठाक सा पैसा मिलता था, लेकिन एमएस सिंघवी को जब डबल एजी बनाया गया, एडवोकेट जनरल, तो उसने कहा भाई मैं तो इतने पैसे में काम नहीं करूंगा। तो अशोक गहलोत ने कहा आप चाहो जितने पैसे ले लो। ऐसा कहा जाता है कि उस आदमी को इस 5 साल में 100-200 करोड़ रुपए भुगतान किया गया सरकारी खाते से। और एक सरकारी लोक सेवक को राजकोष से 100-200 करोड़ का पेमेंट अशोक गहलोत ने किया था, और उसके जिम्मे किया गया था कि गोवर्धन सिंह के मामले में पिछली बार हम इसलिए मात खा गए क्योंकि हमने मीडिया को खरीद लिया, पुलिस को सेट कर लिया, हम खुद साथ थे ही थे, लेकिन न्यायपालिका हमारे साथ नहीं था। तो इस बार न्यायपालिका वाला जिम्मा एमएस सिंघवी ने उठाया।
मैं पब्लिक में बोल रहा हूं, सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ वीडियोज है जो स्पेशल एडवोकेट मेरे मामले में नियुक्त किए गए या जो डबल एजी पैरवी करते थे तो कोर्ट से बाहर आकर एमएस सिंघवी को रिपोर्ट करते थे, साहब आज कोर्ट में ये हुआ है, उसका वीडियो है मेरे पास। इसलिए बोल रहा हूं मैं, कल को मैं बोलूं रे मेरे खिलाफ भी मानानी का कुछ कर दे, तो मैं इस बात की तैयारी करके बैठा हूं। स्पेशल एडवोकेट मेरे मामले में अलग से नियुक्त किए गए, अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट, उससे लेकर बीकानेर जैसी छोटी जगह पर सुंदरलाल बेनीवाल, जयपुर में अनिल चौधरी, जोधपुर हाईकोर्ट में विनीत जैन, इनको किया गया और करोड़ों रुपए का भुगतान इनको मेरे केसेज में स्पेशल एडवोकेट के रूप में किया गया है। तो मैं सरल भाषा में ये समझूं कि इस बार हाँ, न्यायपालिका को भी मैनेज किया इन्होंने। देखो इसको यूं समझो कि न्यायपालिका में ताकतवर लोग जो थे उनको पहले विश्वास में लेकर के इन्होंने ये खेल शुरू किया इस बार, क्योंकि पिछली बार न्यायपालिका में मात खा गए थे ये लोग। इस बार इन्होंने बाकी सबको तो खरीदा ही खरीदा, न्यायपालिका में भी जो प्रभावी लोग थे उनको भी विश्वास मिला, उसमें एमएस सिंघवी सबसे बड़ा नाम है। एमएस सिंघवी राजस्थान का नहीं, भारत का वो परिवार है जिससे जुड़े हुए सबसे ज्यादा न्यायपालिका में जजेज रहे हैं, जिस परिवार के। ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी एडवोकेट कोटे से हाईकोर्ट जज बनते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा प्रभाव रखने वाला व्यक्ति, ऐसा भी कह दें कि हाईकोर्ट जज बनाने में सहयोग करने वाला व्यक्ति भी एमएस सिंघवी रहा है वर्षों से। अच्छा, तो ऐसा क्या है एमएस सिंघवी में, क्या खासियत है ऐसी? देखो, एमएस सिंघवी सच में कानून जानने वाला बहुत विद्वान वकील है, और वकील जिसकी पैरवी करता है, जिससे पैसे लेता है, उसके लिए ईमानदारी से पैरवी करता है। तो इस बार उसको अशोक गहलोत ने जो पेमेंट किया करोड़ों रुपए का, तो उसके लिए काम कर रहे थे। वो अलग बात है कि एथिक्स को छोड़ दिया उन्होंने, वो अलग बात है कि एक वकील को कोर्ट को जो असिस्ट करने काम था वो करना चाहिए था, वो छोड़ दिया उन्होंने। या ये अलग बात है कि न्यायपालिका पर प्रभाव डालकर एक ऐसे वकील को जो अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर करा रहा है, उसके साथ दमन चक्र में शामिल हो जाना, ये उसका काम नहीं था। एडवोकेट जनरल का भी काम नहीं था, एडवोकेट होने के नाते भी काम नहीं था, और किसी बड़े परिवार का या न्यायिक परिवार का सदस्य होने के नाते भी उसका काम नहीं था। तो अशोक गहलोत ने इस बार ठीक ठाक सा बिसात बिछाई। तो मुझे लगता है आपकी सवाल का जवाब बिना कहे मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, और पता सबको है। मुझे लगता है आपके कोई अगर जुडिशरी में कोई भी जानकार व्यक्ति है, मजिस्ट्रेट, सीजेएम, एडीजे, डीजे या हाईकोर्ट जज, कोई भी जुडिशरी का व्यक्ति, मैं दावे से कहता हूं 100% जुडिशरी के लोगों को यह बात पता है कि मेरे खिलाफ अशोक गहलोत और अन्य लोगों ने मिलकर षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए, और उन झूठे मुकदमों में गोवर्धन सिंह को बिना जरूरत के, बिना कारण के पुलिस कस्टडी में रखा गया और जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। इसका प्रमाण है, हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था कि 2010 के मुकदमों को आप रीओपन करके दोबारा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। इसके बावजूद अशोक गहलोत ने उन सब मुकदमों में वापस रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया। कब? अभी 2022 में। हाईकोर्ट की रोक थी, स्पष्ट रोक थी कि अब सरकार का और पुलिस का रोल क्लोज करते हैं और मजिस्ट्रेट को कहते हैं कि आप इन एफआईआर को जल्दी से जल्दी डिसाइड करिए 2010 के मामलों में। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है 2018 का। आप कल्पना करिए, हाईकोर्ट जज का स्पष्ट आदेश, इसके बावजूद बीकानेर के मजिस्ट्रेट उन सब मुकदमों को रीओपन करके फाइलें लौटा रहे थे पुलिस को, और वही मजिस्ट्रेट मुझे पीसी और जेसी में रख रहे थे। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर तो उस फाइल में लगा हुआ था। अगर कोई न्यायिक व्यक्ति या कोई वकील या काले कोट वाला व्यक्ति या मजिस्ट्रेट जज देख रहा है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, और सबको समझ में आया हुआ था। मुझे लगता है कि आपके चैनल पर इतना खुलकर बोलने वाला व्यक्ति शायद मैं ही आया हूं, लेकिन यह सच है, और यह सच सबको पता है। हर मजिस्ट्रेट जज को पता है, हर वकील को पता है, और हर एक नागरिक को पता है, हर पॉलिटिशियन और पुलिस वाले को पता है कि अशोक गहलोत ने यह सारा षड्यंत्र रचा, और उस खेल में काफी हद तक सफल भी रहा। मुझे तो एक बात बताओ, आदमी की अंतिम सीढ़ी होती है न्यायपालिका, और जब वहां जाने पर भी ये स्थिति है तो आदमी कहां जाए, एक सामान्य आदमी? अब मैं इसको समझाता हूं। देखो, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में लोक सेवक काम करते हैं, आप कोई सा डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी निकाल लो, पुलिस निकाल लो, या और आपके खनन विभाग निकाल लो, या कोई सा विभाग आप मन में सोचिए, परिवहन विभाग या कोई भी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, शायद आप भी जानते होंगे, इन सब में कंपैरिजन करोगे तो सबसे कम भ्रष्ट निकलेगा तो हमारी न्यायपालिका निकलेगी।
और सुनिए, न्यायपालिका में कोई मजिस्ट्रेट या जज भ्रष्टाचारी है, पैसे लेता है या कुछ और गलत काम भी करता है, तो उसको उस विभाग में यानी न्यायपालिका में एप्रिशिएट नहीं किया जाता है। अन्य विभागों में कोई बड़ा भ्रष्टाचारी होता है तो उसकी वाहवाही की जाती है, हमारे यहां पर उसकी वाहवाही नहीं होती है, यानी उसको हीन भावना से देखा जाता है। यह हमारी न्यायपालिका की खूबसूरती है। तो आप वाले मामले जो रीओपन किए, हाँ। क्या उस जज को अप्रिसिएट किया या हीन भावना से देखा? जिन लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रीओपन किए या जो भी गलत काम में किसी रूप में भी शामिल थे, जिनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी चल रहे हैं, भी और चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट लगे, वो हाईकोर्ट में लगे, उन सब लोगों को जब मजिस्ट्रेट आपस में बैठते होंगे तो मुझे ये विश्वास है कि वो ऐसी चर्चा करते होंगे, इन्होंने गलत किया। मुझे लगता है सभी चर्चा करते हैं। तो आप अपने किसी जुडिशरी में जो आपका मित्र है उनसे पूछ के देखिए। आपके मुझे सामने लगता है ऐसी बातें आई? हाँ, बहुत बातें आई। मेरे भी जुडिशरी में ठीक-ठाक संबंध है, क्योंकि मुझे पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जुडिशरी वाले तो पहले हैं। तो उन्होंने तो कईयों ने तो इनकार भी कर दिया, साहब हम जो है इसमें नहीं हो सकते। कई लोग छुट्टी लेके भी चले गए, ऐसा भी मुझे ध्यान है कई लोगों का। हाईकोर्ट में हाईकोर्ट जज ने जो खटाखट ये गलतियां करते रहे, मुझे अरेस्ट करते रहे, तो हाईकोर्ट ने एक-एक दिन में बेल दी है। आज गिरफ्तार, पहले मुकदमे में बेल, दूसरे लेकर गए, दूसरे में 1 दिन में बेल। हाईकोर्ट में जिस दिन बेल लगी बिना केस डायरी के बहुत सारे मामलों में बेल। समझ में सबके आ रहा था। लोअर जुडिशरी में आपको 10-10 मैं दिन की लोअर पीसी भी जुडिशरी दी। की बात कर रहा हूं। लोअर जुडिशरी ने ही मुझे पहले मुकदमे में तुरंत 1 दिन में बेल दे दी थी और दूसरे मुकदमे भी दे दी थी। लेकिन लोअर जुडिशरी और अन्य जुडिशरी पता सबको था, लेकिन हमारे कानून की कुछ मजबूरियां हैं कि वो पुलिस की के काम को जल्दी उस स्टेज पर ज्यादा विरोध नहीं कर। हाईकोर्ट कर सकता है, हाईकोर्ट ने नहीं किया, वो एक अलग बात है। लेकिन हाईकोर्ट तो अभी चल रहा है मामला। अब कोर्ट्स में तो जब 2010 वाले अन्याय में मेरे साथ न्याय मिला 2018 में, तो अभी 2022 है, अभी तो टाइम है न्याय मिलने में। तो न्याय में देरी तो सबको पता है, यहां मिलती है तारीख पर तारीख। वकीलों के संगठन के बारे में कहा जाता है हाँ, कि हाँ। वकीलों का संगठन बहुत मजबूत है, हम्म। वो कम से कम अपने साथी के साथ तो अन्याय नहीं होने देता। आपका वीडियो में देख रहा था, आपको हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया, वकीलों के बीच में से ले जा करके गिरफ्तार किया गया। मतलब चारों तरफ वकील थे, वकील की गाड़ियां थी, वहां से आपको गिरफ्तार किया। तो आपका संगठन कहां गया? मैं समझाता हूं इसको बात को। वकीलों का जो सबसे बड़ा संगठन है वो है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब ये दमन चक्र चलाया तो उस समय सुनील बेनीवाल नाम का वकील हमारी बार काउंसिल का अध्यक्ष था जी। और सुनील बेनीवाल भी अशोक गहलोत द्वारा नियुक्त डबल एजी भी था, जिसको अशोक गहलोत ने राजकोष से करोड़ों रुपए उसके खाते में तनख्वाह के रूप में या अन्य माध्यम से पैसे दिए। अशोक गहलोत द्वारा नियुक्त डबल एजी वही बार काउंसिल का अध्यक्ष था। आप मुझे बताइए क्या अपेक्षा करते हैं आप उससे? वो तो उस दमन चक्र में शामिल हुआ। मैं कह रहा हूं ना, आपके माध्यम से सबको कह रहा हूं, शामिल था वो तो दमन चक्र में। एमएस सिंघवी का सबसे प्रिय व्यक्ति माना जाने वाला सुनील बेनीवाल। और सुनिए, जब वो अध्यक्ष से हटा तो दूसरा डबल एजी अशोक गहलोत का प्रिय घनश्याम सिंह राठौड़, जो मेरे खिलाफ दमन चक्र में पूर्णतः शामिल था, मेरे खिलाफ अशोक गहलोत से वेतन लेकर मेरे खिलाफ पैरवी करता था मुकदमों में, और वही बार काउंसिल का राजस्थान का अध्यक्ष था। उसके बाद जो तीसरा बना वह भी सरकार द्वारा पोषित व्यक्ति था। तो सवाल आता है, यह तो वकीलों को समझना है, इसके बावजूद आप अगर उस समय के वीडियो देखेंगे तो सैकड़ों वकील मेरे मुकदमे में पैरवी करने के लिए खड़े होते थे। इन्होंने क्या किया, अशोक गहलोत ने, जो तंत्र में बैठे, वकालत के तंत्र में, वकीलों की जो संस्थाएं उसके तंत्र में बैठे जो बड़े लोग थे जी, सबसे पहले उनको मैनेज किया इन्होंने। ये बड़ा कोई एक दिन में काम नहीं किया। अशोक गहलोत की टीम ने बहुत ढंग से काम किया, बड़ा षड्यंत्र को बहुत प्लान तरीके से किया। हमारे यहां सामान्य वकील ये नहीं करता। वकीलों से वोट लेकर के जब किसी सीट पर बैठता है तब वो सबसे पहले करता है, मुख्यमंत्री के नजदीक होना चाहता है, वो सबसे पहला काम ये करता है। और जो जो नजदीक होना चाहते थे वो नहीं थे, बाकी वकील सब साथ थे। आप किसी वकील से बात करके देखिए कि अशोक गहलोत ने सही किया था क्या, कहेंगे गलत किया था। आप राजस्थान के किसी वकील से बात करके देखिए, जयपुर बीकानेर छोड़ दीजिए, जोधपुर छोड़ दीजिए, तो कहेंगे अशोक गहलोत ने गलत किया था। और उसमें ये सब लोग शामिल थे। इस 2022 में आपके खिलाफ खूब सारे मुकदमे हुए, उसमें एक मुकदमा 302 का भी हुआ, और भी मुकदमे हुए होंगे ऐसे। मेरा जहां तक रिसर्च है कि उस 302 में एफआईआर लग गई। क्या था मुकदमा वो?
अशोक गहलोत जब झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था, पुलिस भी तड़प रही थी, तो जो भी कुछ झूठा मुकदमा ले आओ कर देंगे। तो पुलिस ढूंढ के लाई, साहब मर्डर का मुकदमा हो रहा है। अरे बोले मर्डर का मुकदमा हो रहा है, तुरंत करो भाई। और मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज हो गया, उसका मर्डर तो जिंदा है, इस अच्छा, वो मुकदमे को, जिंदा है। हाँ जिंदा है। और अगर अशोक गहलोत का बस चलता तो उसमें भी चालान कर देता वो। लेकिन चूंकि मर्डर का मुकदमा चलाने के लिए तो आपको लाश चाहिए ना किसी की, तो कोई तो मरा हुआ होना चाहिए, नहीं करा पाया, नहीं तो उसमें भी कर देता चालान वो। कैसे कैसे मुकदमे किए, अरे कमाल के मुकदमे किए साहब। कभी जब इस पर बुक मेरी सामने आएगी या मूवी बनेगी, तब मुझे लगता है आप देखेंगे, जनता देखेगी, साहब क्या गजब खिलाड़ी था वो। अच्छा, एक दो मुकदमे की और बात बताओ जो लगता हो आपको कि हंसी आने वाली बात हो कोई ऐसी। हंसी आने वाली बात सभी मुकदमों में थी, मोटा मोटा। तो एक दो बताओ। एक मुकदमे में मेरा अपहरण हुआ था, और उस अपहरण में उन जो अपहरण करने वालों का चालान पेश हुआ, उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। उसमें क्रॉस केस में एफआईआर लगी। वो एफआईआर को खोल करके मुझे लूट का मुलजिम बना दिया गया। मैं चेन चोरी करके ले गया, अंगूठी चोरी करके ले गया, और मैंने सूरत में ले जाकर बेच दी। ऐसा ऐसा करके खेल बनाया अशोक गहलोत ने और उसकी पुलिस ने। मुझे बता, हंसी नहीं आएगी क्या आपको? और आज तक चेन अंगूठी बरामद नहीं हुई। केवल उनको पीसी में रखने के लिए, पुलिस कस्टडी में रखने के लिए ये खेल उनको करना था, कर दिया उन्होंने। और एफआईआर जिसके लिए हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी कि आप इसको रीओपन नहीं कर सकते, उसमें भी किया इन्होंने। देखो, निश्चित रूप से बहुत बड़ा तंत्र राजस्थान का इस पूरे काम में शामिल था। लेकिन इसका नुकसान किसको हुआ, मैं बताता हूं आपको। इस पूरे एपिसोड का नुकसान हुआ वकील जगत को। ये परंपरा स्थापित कर दी है उन्होंने कि कोई वकील किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ पैरवी करता है तो उस वकील के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उस पर दमन चक्र चलाया जा सकता है। आज मेरे खिलाफ, कल किसी और वकील के खिलाफ होगा जो किसी बड़े भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ेगा या बड़े किसी के खिलाफ पैरवी करेगा, उसके खिलाफ होगा। और उसके बाद की प्रक्रिया सुनो, फिर ऐसे मजिस्ट्रेटों और जजों के खिलाफ भी शुरू हो जाएगा जो किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर करेंगे, उनके खिलाफ भी यही झूठे मुकदमे, कोई रेप का मुकदमा हो जाएगा, कोई लूट का मुकदमा हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। जो मेरे खिलाफ जिस तरह की है वैसे उसके खिलाफ भी हो जाएगा। तो गलत परंपरा डाली है अशोक गहलोत ने, पुलिस ने, और इस मीडिया और लोगों, एमएस सिंघवी जैसे लोगों ने, जो आने वाले टाइम में सबसे खतरनाक है वकीलों के लिए। अब वकील डरने लगा इनके जानकारी के अनुसार कि वो किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ पैरवी नहीं करेंगे। हालांकि मेरे मामले में इनको सफलता नहीं मिली, इसलिए हो सकता है वकील डरे नहीं, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की वकील जगत को डराने की। सफलता आप किसको कहोगे? आपको 9 महीने अंदर रखा, आपका ऑफिस सीज किया गया, आपका घर टूटते टूटते बचा, मैं ठीक कह रहा हूं? आप ठीक कह रहे हैं। तो आप सफलता किसको कहोगे? देखिए, अच्छा, आप कब जीतोगे अलग बात है, आपको तो उन्होंने काम लगा के छोड़ दिया। मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूं आपको। मैं एक बहुत गरीब परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं। एक कच्ची बस्ती में रहा, पला, बढ़ा, पढ़ा। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं कोई देशभक्ति के अच्छे काम में लगा। आज 9 महीने उन्होंने जेल में रख लिया मुझे, लेकिन आप सोचो, सत्ता की बेशुमार ताकत, मुख्यमंत्री, राजा महाराजाओं से ज्यादा शक्ति, उनकी पूरी पुलिस, उनका डीजी एमएल लाठर, और मीडिया के संस्थान दैनिक भास्कर ने अनगिनत खबरें चलाई बिल्कुल बिना सिर पैर की, मीडिया की अनगिनत ताकत, और फिर एमएस सिंघवी जैसा न्याय जगत का सबसे बड़ा आदमी। आप बताओ, इतने सब लोग मिलकर के 9 महीने जेल में रखे। 9 महीने तो आजकल झूठे किसी एक मुकदमे जेल में रख लेते हैं ये लोग। इसको सफलता नहीं कहते। अरे मेरे से क्या लड़ा? अगर उसको सच में दम था उसमें, तो बीजेपी के भ्रष्टाचारियों को वो जेल में डाल के दिखाता, इस तरह जैसे मुझे 9 महीने में डाला, तब मैं उसको सफल मानता। तो आज जो जनता में मुझे प्यार, आशीर्वाद मिलता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी अशोक गहलोत है, और ये सारा दमन चक्र है। ये लाख कोशिश करके मेरे को मिटाने की कोशिश की होगी इन्होंने, लेकिन आज जो मैं जनता का दुलारा, नागरिकों का, मालिकों का दुलारा जो बना हूं, शायद कहीं उसके पीछे ये एपिसोड है। जनता ने देखा, यार एक ऐसा वकील जिसको इतनी ताकत से दमन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खास बात होगी। मुझे लगता है आजादी से पहले भी ऐसा होता होगा, मैंने भी किया, तो मुझे इस बात गम नहीं है। जब तक जिएंगे तब तक ऐसे जिएंगे, दुनिया से चलेंगे तो आपको, मुझे, सबको जाना है। राजस्थान सरकार आपका घर तोड़ नहीं पाई, मतलब क्या था? आपका घर क्यों तोड़ना चाह रही थी? कैसे, मतलब क्या पट्टा नहीं था, कब्जा था, क्या? देखिए, बीकानेर शहर के कहीं लगभग बीचों बीच मेरा एक घर है। बहुत सारे हजारों घर है, लाखों घर है। उन्होंने कहा कि साहब ये जो मकान है ये अवैध है,
एक तहसीलदार ने रिपोर्ट दी, तहसीलदार शहर में नहीं होता, लेकिन इन्होंने वहाँ रेवेन्यू से रिपोर्ट ली और साहब ये अवैध कब्जा है। और पता किया तो बोले साहब ये तो 20 साल पहले पट्टा बना था यूआईटी का और गोवर्धन सिंह ने किसी और से खरीदा है। पट्टा बना हुआ था उसका? हाँ हाँ, पट्टा बना हुआ था। उस पट्टेशुदा मकान को मैं तो सेकंड व्यक्ति हूँ, मैं तो मतलब हमने खरीदा, आपने परचेज तो किया। मेरा तो उसमें कोई रोल नहीं पट्टा बनाने में। लेकिन फिर भी कलेक्टर अभी जो वही अभी बीकानेर में वही कलेक्टर है जिसने ये सारा धंधा किया, और वो आज अशोक गहलोत का भी खास था, शायद बीजेपी का भी खास होगा, तभी उसको हटा नहीं रहे। और वो कह रहा है सब मकान तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे भाई? और केवल मेरा ही मकान अवैध था क्या? जबकि मैं जहां रहता हूं वहां पर मेरा मकान तो पट्टेशुदा है, और मेरे आसपास मकान देखो तो वो सारे यूआईटी पर की जमीन पर कब्जे वाले हैं, उनको नहीं तोड़ेंगे, केवल गोवर्धन सिंह मकान तोड़ेंगे। ये सारी बात जब हाईकोर्ट को पता लगी, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, नहीं तोड़ पाए ये लोग। पट्टा तो निरस्त कर दिया, वो अलग बात है, अब वो कब चलेगा कब नहीं चलेगा अलग बात है। लेकिन आप कल्पना करिए कलेक्टर जैसे लोग, ये भी पहरेदार ही बेचारे इनके, ये इनके चापलूसी गुलामी करते 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 ये यहाँ कलेक्टर बनता है कोई, नहीं तो खांचे में लगा देगा अशोक गहलोत इनको। अगर ये गोवर्धन सिंह का मकान सही मकान अवैध बताकर नहीं तोड़ेंगे तो इनको खांचे में लगा दिया जाएगा। और मुझे लगता है बीकानेर नहीं कलेक्टर और जो आईएएस बनकर आते हैं यूपीएससी से, पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, और उस ट्रेनिंग में इनको चापलूसी कब सिखा दी जाती है पता ही नहीं चलता। कलेक्टर की बात आई तब आप एक बीकानेर के कलेक्टर थे नमित मेहता, उनसे आपकी क्या अदावत थी? मेरी तो किसी से कोई अदावत नहीं है। अब कोई भ्रष्टाचारी मुझे खुद को दुश्मन मान ले, उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब वो नमित मेहता बीकानेर में जमीनों के धंधे करने लग गया था और अनगिनत भ्रष्टाचार कर रहा था, तो ये सारी बात जनता को पता चल गई, तो उसको लगा कि नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि मेरी रीच लोगों तक ज्यादा है, मेरी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो उसने बीकानेर के एक पत्रकार कहा यार कुछ जातियों से मेरा सम्मान कराओ। तो वो पत्रकार जी उनके खास बनते थे या क्या थे मुझे पता नहीं, वो जातियों के लोगों को बुला रहे थे और आओ, दो लोग आ रहे थे, सम्मान कर रहे थे नमित मेहता जी का, और जिस सम्मान किया, जैसे दो लोगों ने सम्मान किया एक जाति के व्यक्ति ने, उसमें से एक को पिस्टल लाइसेंस दे दिया। तो ये अच्छा, ये भी हुआ? हाँ हाँ। तो एक पत्रकार कहा कि जातियों से मेरा सम्मान कराओ, तो फला महासभा फला इनसे और सम्मान कराना शुरू कर दिया पत्रकार जी ने। जिसने सम्मान किया, जैसे दो लोग गए सम्मान करने के लिए, उसमें एक को काम था, बोले साहब मेरा काम है, बोलो क्या है, पिस्टल लाइसेंस ये लो, नमित मेहता जी ने लाइसेंस दे दिया। तो ये धंधा किया साहब। तो अब अच्छा, नमित मेहता ने अपना सम्मान कराया और पिस्टल का लाइसेंस दे दिया? हाँ हाँ, ऐसे नमित मेहता तो कुख्यात है इस मामले में, तो वो ऐसा कुछ भी कर सकता है, तो उसमें से ये काम भी किए। अब मुझे बताओ कलेक्टर को सम्मान की जरूरत कहाँ है कि फला जाति सम्मान कर रही है, फिर फला जाति सम्मान कर रही है, और ये तब जब पूरी जनता में वो बदनाम हो गया। तो ये मीडिया का, पत्रकारों का, कलेक्टरों का, पुलिस का और कहीं न्यायपालिका में वकीलों का ऐसा ही गठजोड़ तो है ही जो सब जगह हर जिले में काम करता है, तो वो भी उसका हिस्सा है। एक मुकदमा आपके खिलाफ अभी ये भी हुआ कि आपके ऑफिस से पेन ड्राइव मिली जिसमें कुछ नाबालिग बच्चियों के वीडियो मिले, उसमें ये कहा गया कि आप व्यापार करते हैं। ऐसा क्या था प्रकरण वो? देखिए मैं उससे पहले 2010 की बात बताता हूँ। 2010 में इन्होंने मेरे ऑफिस में आए और मेरे यहाँ से बोले साहब महिलाओं की नंगी तस्वीरें मिली है, तो हम ये मेरे खिलाफ आरोप प्रमाणित कर दिया। और प्रमाणित करने के बाद जब हाईकोर्ट ने पीछा किया इनका, तो बोले साहब हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो बात झूठी थी, और एफआईआर पेश कर दी उसी मुकदमे में जिसमें मेरे खिलाफ जुर्म प्रमाणित किया, अश्लील चित्र मिले, इसमें एफआईआर पेश कर दी और माफिया मांगते घूमे। 2010 का राइटर और डायरेक्टर कौन था? अशोक गहलोत। 2022 का जो राइटर और डायरेक्टर कौन था? अशोक गहलोत। तो मुकदमों में परिवादी भी वही, कंटेंट भी वही, धंधा भी वही, गलत मुकदमे भी वही। आप मुझे बताइए, पेन ड्राइव में अश्लील वीडियो मिले, उनका मेरे पर आरोप लगा दिया। अरे शर्म तो करनी चाहिए कुछ भी। हालांकि अशोक गहलोत को शर्म नहीं आती। मेवाराम जैन का 1 साल से उसके पास नाबालिग बच्ची के साथ वीडियो था 1 घंटे का, अशोक गहलोत के पास 1 साल पहले से, उसके खिलाफ तुमको दर्ज नहीं किया। नाबालिग बच्ची के साथ एक्ट करते हुए बाड़मेर के एमएलए मेवाराम जैन का जो वीडियो था, उसमें तो वो नाबालिग बच्ची को बुलाकर उसके साथ दमन करता है। आप उसकी पूरी घटना पता कर लीजिए। और मुझे कहता है कि ऐसे, तो यार वो कोई कैरेक्टर, मतलब अब मुझे लगता है अशोक गहलोत को बार बार बोलेंगे तो वो शायद जनता में ज्यादा, मैं नहीं चाहता, वो ज्यादा कचरा टाइप आदमी था वो, या ये कहूंगा तो भी अहंकार कहलाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी भी रूप में पॉलिटिशियन नहीं है। या तो इसके मार्गदर्शक मंडल में ऐसे लोग मिल गए जो ये धंधा करा रहे थे उससे, या इस बार ऐसा कहते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कांग्रेस ही कहते हैं ये बात।
तो मुझे लगता है कि ये जो मेरे वाला एपिसोड है, कभी जनता को बुक के माध्यम से या मूवी के माध्यम से पता चलेगा, तब और बहुत सारी बातें सामने आएगी। मुझे लगता है आपके इंटरव्यू में तो पता नहीं कितना बता पाऊंगा। नहीं, आपकी तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके साथ भी तो आपकी पूरी अदावत थी। आप व्यक्ति की बात मत करिए, आप सत्ता की बात करिए। सत्ता का यही चरित्र होता है। मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि कोई भी भ्रष्टाचारी ऐसा नहीं है जो मुझे अपना दुश्मन नहीं मानता। क्यों भाई, मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं। आप पता कर लीजिए, आप तो खुद बीकानेर रहते हैं, मैं बीकानेर का जन्मा जाया हूं। किसी नागरिक ने, बीकानेर की 24 लाख की आबादी जिले की है, कोई व्यक्ति आपको मिल जाए गोवर्धन सिंह के मुंह से हमने गाली सुनी, अगर आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिले जो गोवर्धन सिंह के मुंह से गाली सुनी हो, तो उसको अशोक गहलोत कहता है कि साहब ये सबसे बड़ा क्रिमिनल है। अरे भाई, तुम कुछ तो लाओ सच निकाल करके। तो मुझे लगता है कि आप के सभी सवालों में बहुत जवाब निहित है, और जो लोग देख रहे हैं उनको सब पहले से पता है, वो देखकर चीजों को रिकन्फर्म कर रहे हैं, या मुझे देखकर उनको अच्छा लग रहा होगा। आपकी इस बार जब गिरफ्तारी हुई, इस बार मतलब पहली बार ही हुई है ये? हाँ, पहली बार हुई। जब गिरफ्तारी हुई तो एक मार्केट में एक माहौल बना कि गोवर्धन सिंह का इस बार इलाज कर दिया जाएगा, बाहर आकर चूई नहीं करेगा और ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, और ढंग से टॉर्चर करेंगे इस बार। खबरें, आपके फोटोज, वीडियोस जो हमने देखे, आपको पैदल चलाया उस गर्मी में, और बहुत सारी बातें आई बाहर। टॉर्चर तो आपको किया ही होगा। क्या हाँ, लेवल था? आप सही कह रहे हैं। जो इलाज सरकार ने सोचा, मीडिया के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर, MS सिंघवी के साथ मिलकर के किया, और पुलिस के माध्यम से जो टॉर्चर किया जा सकता है, जेल में जो जितना टॉर्चर किया जा सकता है, वो सारे काम इन्होंने किए। लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या इस टॉर्चर से या झूठे मुकदमों से मुझे चुप करा पाए? इसका जवाब तो आपके पास भी है, और मुझे देखने वाले हर आदमी को पता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आप पूछिएगा किसी, मेरे सामने बातें आती है। कांग्रेस के राजस्थान में हारने के अगर 5 बड़े कारण आप रिसर्च करेंगे, तो ऐसा कांग्रेसी खुद ही कहते हैं, उसमें एक कारण गोवर्धन सिंह के साथ ये अन्याय करना, दमन करना, झूठे मुकदमे करना एक माना जाता है। जी। तो मुझे लगता है कि मैं जिस काम में लग रहा था, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि मैं उस काम में रुका नहीं। मैंने कई गुना अपनी स्पीड को बढ़ाया, और आज हिंद की जय में मेरे साथ हजारों वकील, हजारों नागरिक, वो किसी न किसी रूप में खड़े हैं। लाखों प्रशंसक, लाखों मुझे स्नेह प्यार देने वाले, आशीर्वाद देने वाले लोग जो आज राजस्थान और राजस्थान से बाहर खड़े हैं, उसके वो प्रमाण है, वो उत्तर है आपके सवाल का। पुलिस कस्टडी में आपके साथ जब टॉर्चर हुआ, तो ऐसा एक बात और चलती है कि उस समय वीडियो बनाए गए आपके। आप मुझे बताइए कि मेरे को जो टॉर्चर किया गया, इससे सबसे ज्यादा खुश होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उसमें अशोक गहलोत मिलेगा, DG ML लाठर मिलेगा, MS सिंघवी मिलेगा, या और कोई जो भ्रष्टाचारी, बड़े भ्रष्टाचारी मिलेंगे। अब मुझे टॉर्चर किया तो उनको पता कैसे चलेगा? तो उनको, मेरे को टॉर्चर करते समय वीडियो या फोटोज जो बना करके अपने आकाओं को भेजेंगे, तभी तो वो खुश होंगे, तभी तो उनको फील्ड पोस्टिंग मिलेगी। जिन जिन ने टॉर्चर किया, अशोक गहलोत तो सबको फील्ड पोस्टिंग दी, बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग दी। ये काम किया ना उसने, इनाम दिया उन लोगों? इनाम दिया, बिल्कुल बाकायदा इनाम दिया। आज मेरे पट्टेशुदा मकान को तोड़ने की अवैध कोशिश की कलेक्टर ने, वो कलेक्टर लगातार पावर में रहा। जिन IPS अफसरों ने टॉर्चर का काम किया, कोई अच्छी जगह IG लगा, कोई SP अच्छी जगह लगा, और वो उनके चाहे अनुसार गलत काम करते रहे, उनका कोई बाल ही बांका नहीं कर पाया। तो ये तो सत्ता का चरित्र है। मैं ये नहीं कहता कि सत्ता का चरित्र केवल अशोक गहलोत का था, कम ज्यादा हो सकता है, सत्ता का यही चरित्र होता है। एक कोई ऐसी घटना पुलिस कस्टडी की? अब ऐसी बहुत सारी घटनाएं, क्योंकि मैं 121 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहा। 121 दिन की एक बार कल्पना मात्र से कोई सिहर जाता है, क्योंकि 21 मिनट किसी को पुलिस कस्टडी में आप डाल दीजिए, 21 मिनट बहुत बड़ा होता है। एक दिन तो और बड़ा होता है, 5-7 दिन और बड़े होते हैं, महीना, 2 महीना। अजमल कसाब नाम के भारत में पकड़े गए सबसे बड़े आतंकवादी को भी 81 दिन कस्टडी में रखा गया था, मेरे को 121 दिन। क्योंकि उनकी नजर में अजमल कसाब आतंकवादी नहीं है, सत्ता की नजर में आतंकवादी वो है जो जनता को सच्चाई बताता है, जनता जिसकी बात सुनती है, वो व्यक्ति जो इन सफेद पोश खाकी पहने हुए लोगों के अंदर के नंगेपन को जनता को बताता है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी वो था मैं। तो एक ऐसी एक घटना नहीं थी जो आप बता सकते? सीरीज है घटनाओं की। इन्होंने मुझे जेल में वहां रखा जहां ये जो
जयपुर में बम ब्लास्ट किया जिन्होंने, मंदिरों में बम ब्लास्ट किया, जिसमें लगभग 71 लोग तो मर गए थे और कई अपंग हो गए। आज भी कई फैमिलीज है, सैकड़ों फैमिलीज है जिनको उनके साथ सिक्योरिटी वार्ड होता है ना, सेल बनी होती है। इन्होंने कहा गोवर्धन सिंह को उन आतंकवादियों के साथ रखो, तो उन्होंने मुझे उन आतंकवादियों के साथ रखा। और ये वो आतंकवादी थे जिन्होंने मंदिरों में बम विस्फोट किए और अशोक गहलोत ने उनमें पैरवी के अभाव में वो बरी हो गए, घर चले गए आतंकवादी। उनके खिलाफ पैरवी नहीं की। उनकी मेरे ही तरह उनके मामलों में स्पेशल एडवोकेट को करोड़ों रुपए भुगतान नहीं किया, मेरे मामले में किया। हाई कोर्ट ने लिखा है कि वकील ने पैरवी नहीं की, अशोक गहलोत के वकीलों ने पैरवी नहीं की, ये लिखा है। यह कहते हुए आतंकवादी को बरी किया। वो आतंकवादी अशोक गहलोत के प्रिय थे। मैं जो किसी गरीब पीड़िता के साथ गैंगरेप के मामले में कोर्ट में पैरवी करके पुलिस वालों के खिलाफ और अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कराता हूं, वह उसकी नजर में सबसे बड़ा आतंकवादी था। आपके माध्यम से हर एक को यह सोचना पड़ेगा, आज मेरे खिलाफ दमन चक्र, कल उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ दमन चक्र जिसने ऑर्डर किया, परसों उस हाईकोर्ट जज के खिलाफ दमन चक्र जिसने किसी ताकतवर के खिलाफ आदेश कर दिया। बहुत बड़ा खेल है जिसने न्याय जगत को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई है। आपके खिलाफ 46 मुकदमे हुए, आपने झेल लिए। आपकी जगह कोई और होता तो मुझे लगता वो झेल नहीं पाता। परंतु मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने फर्जी मुकदमे किए या करवाए, उसमें एफआईआर लग जाए, क्वैश हो जाए, वो सेकेंडरी मैटर है। आपका जो समय और जो मेहनत बर्बाद हुई है, उसका रिजल्ट क्या है? क्या जिन लोगों ने मुकदमे करवाए हैं या जिन्होंने किए हैं उनको कोई सजा मिलेगी? कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे न्यायपालिका में समय की अलग बात है। लेकिन मैं इसमें साथ में एक बात और कहता हूं, जनता उस समय मेरे साथ कई रूप में खड़ी हुई। कुछ लोग वकील, कोर्ट में सैकड़ों वकील एकदम खचाखच भर जाते, पुलिस रोकती थी वकीलों को और बड़ा झगड़े टंटे भी हुए मेरे मामले में, वकील जब मेरी पैरवी करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरी माताजी खाते में 1-1 रुपया डाला। 3 दिन में 9 लाख रुपया मेरे खाते में, माताजी खाते में आया। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों ने ईश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना की कि गोवर्धन सिंह का भला हो, अशोक गहलोत का नाश हो। यह सारे ताकत प्यार जो मुझे मिला, उसका परिणाम अभी आपने कुछ महीने पहले चुनाव में रिजल्ट में देख लिया। जनता उस समय से इंतजार कर रही थी कि गोवर्धन सिंह खिलाफ ये कांग्रेस और अशोक गहलोत दमन चक्र चला रहे ना, ये मंत्री और एमएलए कांग्रेस के सब चुप बैठे हैं ना, इनको दंड देंगे। मैं जिस जिले से आता हूं वहां 3 मंत्री थे, एक बीडी कल्ला, एक भंवर सिंह भाटी और एक गोविंद चौहान। तीनों मंत्रियों को जनता ने 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जनता के मन में दर्द था कि ये तीनों बोले क्यों नहीं। ऐसा कोई पॉलिटिशियन था जो आपके फेवर में बोला? ऐसे किरोड़ीलाल मीणा है, मैं उनको ज्यादा नेता वेता कभी मानता नहीं। वो बाबा बहुत जबरदस्त आदमी है, आंदोलनकारी है वैसे तो। एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि अशोक गहलोत संस्थाओं को दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जनता ने इनको स्वाद चखा दिया। मैं और मेरा रोम रोम कर्जदार है उन नागरिकों का जिन्होंने इस बात का दंड इन पॉलिटिशियंस को दिया कि उन्होंने एक ईमानदार नागरिक के खिलाफ यह दमन चक्र चलाया। अब दंड उनको मिलना बाकी है जो इस दमन चक्र में शामिल रहे, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे न्यायपालिका कुछ लोग हों, चाहे झूठे मुकदमे कराने वाले लोग हों। क्योंकि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे कराने वाले ज्यादा नहीं थे, मुकदमे तो संख्या ज्यादा थी, लेकिन एक एक व्यक्ति 5-5 मुकदमे करा रहा था। शंकर खंडेलवाल नाम का एक भ्रष्टाचारी है, 1200 करोड़ का सिंडिकेट बैंक में घोटाला किया, जनता के सरकारी बैंक में पैसा खा गया। 5 मुकदमे उसके अकेले कराए हुए हैं। 5 मुकदमे उसने करा दिए, उसने अकेले क्यों कराए? क्योंकि उसके खिलाफ किसी मामले में मैंने पैरवी की, उसका नुकसान हो गया, वो पुलिस के साथ मिलकर के धंधे कर रहा था। मोहन शर्मा नाम का पत्रकार है बीकानेर में, 9 मुकदमे अकेले उसके कराए हुए हैं, उसकी फैमिली द्वारा कराए हुए हैं। अच्छा, कुल मिला के 5-6 लोगों ने 5-6 लोगों ने कराया सारा खेल। अशोक गहलोत और उससे जुड़े हुए 4-5 लोग, इन्होंने पुलिस और एमएस सिंह के साथ मिलकर खेल कर दिया। मुकदमे की संख्या ज्यादा है, लोग कम है। परिवादी 5-6 ही है जिन्होंने 46 मुकदमे करवा दिए। हाँ। सेल टैक्स में जिनके खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज हुई, 4 मुकदमे उसने करा दिए। तो ये जो खेल है, कभी जब पूरी चीजों के साथ सामने आएगा तब मुझे लगता है जनता
मुझे लगता है और इनको दंड देगी, जो पुलिस वाले थे, मुकदमे कराने वाले तो लोग थे। आप इस पूरी चीज को कहाँ कोई किताब में कोई हाँ, किताब लाने की सोच रहे अब हो, क्या कुछ है लिख कि रहे हो देखो कहीं? मैं कोई ज़्यादा लेखक वगैरह तो हूँ नहीं, मुझे कुछ लिखना भी नहीं आता ज़्यादा। हम्म, लेकिन मैं मेरी सच्ची बात जो है कुछ लिखना शुरू किया था, फिर बीच में चुनाव-वुनाव आ गए तो फिर मैंने जनता को सच्चाई बचानी शुरू कर दी, तो उस काम में लग गया था। लेकिन किताब लिखना कोई आसान काम नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बचपन से लेकर अब तक याद कर के लिख रहा हूँ चीज़ों को। 2010 और 22 की आप बात करें, मैं तो बहुत पहले से लिखना शुरू कर रहा हूँ भई ये मेरे में बीमारी या वायरस कहाँ से फैला कि मैं वायरस लोगों में फैला रहा हूँ कि देशभक्ति करेंगे, हिंद की जय करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, बेईमानों के खिलाफ लड़ेंगे। यह वायरस कहां से उत्पन्न हो, वहां से लेकर 2010, 10 के बाद 22 वकालत और उस पूरे दौर की सब चीजें सामने आई तो ठीक है मुझे लगता है। और यह चीजें इसलिए भी सामने आनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई वकील, कोई मजिस्ट्रेट जज हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि गोवर्धन सिंह खिलाफ दमन चक्र चलाया लेकिन वो चुप हो गया, नहीं होना चाहिए। मैं मर जाऊं भले ही, हो सकता है किसी भ्रष्टाचारी के दिमाग में आ जाए कि यार इसको मरवा दो, हो सकता है मरवा भी दे अशोक गहलोत को, बड़ी बात नहीं। अशोक गहलोत ने कईयों को मरवा दिया, कईयों के खिलाफ मुकदमे कर दिए, बहुत कलाकार आदमी है। सुखदेव गोगामेडी का मर्डर किसने किया? आप मुझे बताइए, गृह मंत्री अशोक गहलोत को पंजाब सरकार ने लिखित में कहा कि इसकी हत्या होने वाली है। अशोक गहलोत को खुद के ही एटीएस ने कहा इसकी हत्या होने वाली है। उसने इंतजार किया, सुलभता उपलब्ध कराई, तब तक इंतजार किया जब तक उसका मर्डर नहीं हो गया, उसको सुरक्षा उपलब्ध नहीं होने दी। आप लगता है कि ये मर्डर नहीं था क्या? ओमिशन और कमीशन कानून में दोनों ऑफेंस है। गृह मंत्री को पता था मर्डर होने वाला और उसने जानबूझ सुरक्षा नहीं दी। मर्डर का मुलजिम है भाई, कानून में लिखा हुआ है। वकील देख रहे हैं तो बता देंगे आपको। अब आगे क्या? हाँ, बहुत सारे लोग मुझे पॉलिटिशियन के रूप में देखना चाहते थे। ये तो बात 2006 से बीकानेर में सुनते थे कि गोवर्धन सिंह चुनाव लड़ना चाहता है। फिर 2008 का चुनाव चला गया, लड़ा नहीं। फिर बाद में अगला चुनाव आ गया 2013 का, बीकानेर में गोवर्धन सिंह तो किसी पॉलिटिशियन के पास गए ही नहीं। तो फिर बोला साहब प्लानिंग तो बड़ी है, लेकिन फिर मैं जयपुर वकालत करने चला गया तो लोगों ने कहा देखो हम सही कह रहे थे और अब ये चुनाव लड़ेगा। 2018 का चुनाव भी चला गया, मैं तो किसी नेता के पास नहीं गया। फिर बोला इस बार तो गोवर्धन सिंह जेल चला गया, ठीक ठाक सी जनता में पैठ है, इसको बहुत लोग प्यार करते हैं, तो अब 2023 का चुनाव जरूर लड़ेगा। इसकी अरविंद केजरीवाल से भी मित्रता है, इससे हो सकता वहां से लड़ ले, सब कयास लगाते रहे। 2023 का चुनाव भी आपके सामने चला गया। मुझे क्या करना है? मुझे तो नागरिकों यानी मालिकों का दुलारा रहना है और वो पॉलिटिशियन के रूप में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे लॉजिक है। कोई भी पॉलिटिशियन जब आपके घर के बाहर से निकलता है, आप किसी नागरिक से पूछो आपका पहला मन क्या करता है? नेता जा रहा है, बोले एक भाटा मार दूं, पत्थर मार दूं उसके। दूसरा मन में क्या करता है कि और तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, गाली तो निकाल दूं। यह पॉलिटिशियन ने कमाया है इतने वर्षों में। तो मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति उस दलदल मुझे देखना चाहता है तो मुझे लगता है कि मैं उसके लिए नहीं बना। जिसको साइंस लेनी वो साइंस लेंगे, कॉमर्स लेनी कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स लेंगे। मैं जिस जो काम मुझे परफेक्शन से आता है, जनता को सच्चाई बताना मैं बहुत परफेक्शन से कर रहा हूं। जनता मुझे सुनती भी है, जनता मुझे प्यार भी करती है, तो मैं मेरा काम कर रहा हूं। कुछ अच्छे लोग जो है समाज के जाएं पॉलिटिक्स में और वहां करें अच्छा काम। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। तो मैं तो मेरी वकालत करूंगा, मेरी आजीविका चलेगी और कुछ ना कुछ देश के लिए अच्छा करता रहूंगा। ऐसा मेरा, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब ये कि मैं आगे क्या करूंगा। 20 साल पहले आपके एक दोस्त का मर्डर हुआ, प्रबुद्ध शर्मा हत्याकांड। अभी सुनने में ये आया है कि अभी अभी सजा हुई है उनको, और कहा यह भी जाता है कि आपके साथ वाले सारे के सारे हॉस्टाइल हो गए या मैक्सिमम लोग पलट गए थे। आपके लिए हम सनक कहें या पागलपन कहें या कोई तीसरा नाम दें, आपने इसको कंटिन्यू रखा, आखिर ही आपने सजा करवा करके दम लिया। देखो साहब, मेरा यह मानना है कि 20 साल पहले मेरे मित्र की हत्या हुई। अगर वो मेरा मित्र था तो क्या मित्र तब तक था जब तक वो जिंदा था, या वो मित्र मेरा तब तक है जब तक मैं जिंदा हूं? आप मुझे बताइए। देश में कानून का राज रहना चाहिए, पहली बात। दूसरा, उस मित्र के परिवार को या जो बचे हुए लोग हैं या उसको खुद को जो मर गया, उसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरा यह मानना है कि मित्र मैं तब तक हूं किसी मित्र के लिए जब तक मैं जिंदा हूं। आज से 20 साल पहले हुआ, आप सही करें। बड़ी जब हत्यारे होते हैं, बड़े क्रिमिनल होते हैं, तो गवाह कोर्ट में नहीं दे पाते, सरकारें उनकी सुरक्षा नहीं कर पाती। मैं 20 साल तक लड़ता रहा और उस पूरे मामले में पैरवी करता रहा, जबकि मैंने मुकदमा भी नहीं करा। मुकदमा कराने वाले तो पलट गए थे, उसका परिवार सक्षम नहीं था। लेकिन 20 साल बाद
उन सबको सजा होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं हर एक अपराधी को सजा होनी चाहिए। तो आज मैं जो कुछ भी दम पर हूं, तो मैं ये मानता हूं कि अगर मैं जिंदा हूं तब तक मित्र हूं, तो फिर मेरे पास इसकी ताकत भी है। सब कुछ मेरे साथ जीवन में जो हुआ, आज मैं जहां पर भी हूं, वो मित्रों के दम पर हूं। यह बात सार्वजनिक रूप से कह सकता हूं। मैं तो बहुत सामान्य घर का व्यक्ति हूं। मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं, जिस ताकत से मैं खड़ा हूं, वो मित्र ही है मेरे। उनके दम पर आज मैं इन सब दमनों का, षड्यंत्रों का मुकाबला कर पा रहा हूं, या आज मैं जिस मुकाम पर हूं वह भी मित्रता के नाते हूं। वकालत में मुझे जो आज आप मुझे लगता है कि राजस्थान में कोई बात आएगी, तो मैं तो बिल्कुल लेट एलएलबी करके वकालत करने जयपुर में गया था। जयपुर में तो कोई क्लाइंट होता नहीं बीकानेर का, लेकिन मेरी एक प्रतिष्ठा थी कि यह व्यक्ति संघर्ष करके ना बिकेगा, ना झुकेगा, ना रुकेगा, और जरूरत पड़ने पर लड़ेगा। एक क्लाइंट की तरह वकील लड़ेगा, क्लाइंट की जो इच्छा है उसके अनुसार लड़ेगा। इस मेरी छवि ने जो मुझे वकालत में शीर्ष पर पहुंचाया। अगर हाईकोर्ट की वेबसाइट देखेंगे तो अच्छे अच्छे वकीलों के पास जो काम नहीं था, जो काम नहीं है, वो काम मुझे बहुत थोड़ी सी वकालत मिला। हालांकि कानून में मेरी हमेशा से रुचि रही, वो अलग बात है कि मैं एलएलबी लेट कर पाया। तो ये जो ताकत है, ये मेरे मित्रों के दम पर है। उस ताकत को मैंने अपनी ताकत बना लिया, और आज मुझे लगता है कि आपके सामने है जो कुछ है। मेरा अंतिम सवाल, आपने बड़े बड़े दुश्मन पाले। सरकार यदि दुश्मन है, सरकार मतलब सिस्टम। अभी आप 9 महीने जेल रह के आए, जब बाहर आए वापस, तो घर वालों ने कहा नहीं बहुत हो गया बस? हाँ, ये थोड़ा कठिन सवाल है। इसका जवाब ये है कि आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको यहां से 1 घंटे बाद किसी काम से जाना है। क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि मैं वहां तक पहुंचूंगा? रास्ते में दुर्घटना भी हो सकती है, रास्ते में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, या कुछ और भी हो सकता है जिससे आप नहीं पहुंच पाए। तो जीवन में मरना है, आपको भी एक बार, मुझे भी एक बार, और जो लोग अन्य लोग हैं उनको भी एक बार मरना है। तो उस एक बार मरने से पहले बार बार क्यों मरे भाई? तो मुझे मरना है, मैंने सोच रखा है एक बार मरना है, उससे पहले जो किया जा सकता है वो सारे काम करूंगा। हाँ, मुझसे जुड़े मेरे परिवारजनों को निश्चित रूप से बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं ये चाहूं कि भगत सिंह मेरे पड़ोस के घर में जन्म ले, मेरे घर में जन्म नहीं ले, तो मुझे लगता है मैं तो उस नीति का व्यक्ति नहीं हूं। भगत सिंह को सबसे पहले मेरे घर में पैदा करूंगा, और फिर पड़ोसियों को, दोस्तों को, मित्रों को, शहर, गांव, राज्य और देश में कहूंगा कि आप भी कुछ न कुछ ऐसा करिए जो देश के हित में हो, जो हिंद की जय कर सके, जो आने वाली सोसाइटी के लिए, भले के लिए हो, और हम जैसा देश चाहते हैं, जैसा राजस्थान चाहते हैं, वैसा हमको मिले। इसके लिए आपको ही देश के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आपको माताजी पिताजी कहते तो होंगे? वो मुझे लगता है कह कहा कर, मुझे लगता है पहले ही थक लिए, बहुत लेट की बात है। तो ये सारे प्रयास पहले हो चुके हैं। मेरे मित्रों ने, दोस्तों ने, परिवारजनों ने, या शुभचिंतकों ने ये सारे प्रयास कर लिए, लेकिन उनको पता है कि मैं काम ठीक ठाक कर रहा हूँ। आज मेरे माताजी पिताजी को बहुत सम्मान मिलता है इस बात का कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, इस बात का। तो वो कभी प्राउड फील करते हैं, कभी वो इस बात से प्रताड़ित भी होते हैं कि सिस्टम ने मुझे परेशान किया। जी, गोवर्धन सिंह जी, आप हमारे यहाँ पधारे, खूब सारी बातें शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने हमारे साथ शेयर की है, ये विस्तृत रूप से किताब में या मूवी के जरिए या वेब सीरीज के जरिए आए। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।